नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 3 बजे 3 एंकर्स के साथ इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा, मेरे साथ मीनाक्षी कांडवाल मौजूद है स्टूडियो में और घर से मौजूद है मेरी सहयोगी श्वेता झा। हम तीनों बात करेंगे कोरोना से लेकर लॉकडाउन के ताजे अपडेट के बारे में, साथ ही 1 घंटे तक स्टूडियो और साथ ही घर से श्वेता झा आपको बताएंगी लॉकडाउन की खबरों के लिहाज से किस तरह से आज तमाम अपडेट्स जुड़ रहे हैं। बिल्कुल नेहा, और अब देखिए आप लॉकडाउन का जिक्र कर रही हैं तो बड़ी खबर आज राजस्थान से आई, जहां पर सरकार ने रैपिड टेस्ट किट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। टेस्ट बंद तो कर दिए गए, लेकिन साथ ही खबर दिल्ली से भी है, जहां पर राष्ट्रपति भवन से लेकर मौसम विभाग और पुलिस थाने तक संक्रमण का फैलना बड़ी चिंता की वजह है। और श्वेता, आप तो इस वक्त नोएडा में हैं। नोएडा भी हॉटस्पॉट्स में से एक है उत्तर प्रदेश की, अगर बात की जाए तो। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा कि आपने कहा, इस वक्त मैं अपने घर पे हूं और नोएडा में चूंकि मेरा घर है, यहां भी कई एरियाज है जो कि हॉटस्पॉट है। हालांकि मेरी सोसाइटी जो है वो हॉटस्पॉट में नहीं आती है, लेकिन आसपास की जो सोसाइटी है वो अभी भी कई ऐसी सोसाइटीज है जहां पे केसेस सामने आने के बाद उसे सील कर दिया गया। अभी आज के आपको खबर बताऊं, सुबह ही एक ग्रोसरी वाले के बारे में पता चला कि उसने अपना शॉप खोला है, लेकिन उसके बावजूद खबरें ये आ रही है कि इक्का दुक्का लोग, क्योंकि इतने लोग डर गए हैं दिल्ली में जब से वो पिज्जा डिलीवरी वाला केस आया है, लोगों को यह लग रहा है कि एक तो हम खुद जाके ले या ना ले ग्रोसरी आइटम्स, दूसरा अगर हम मंगवाते हैं तो कहीं हम खुद संक्रमित ना हो जाए, क्योंकि जो देने आ रहा है वो संक्रमण का शिकार तो नहीं। तो ऐसी कई आशंकाओं के बीच में इस वक्त लोग घिरे हुए हैं। नोएडा में भी फिलहाल यही स्थिति है। इसी वजह से नोएडा में भी कई ऐसे एरियाज है जहां पर 20 तारीख के बाद यानी कि कल से नहीं दिया गया था उतना ढील। मीनाक्षी। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं कि कई सारी आशंकाएं इस वक्त कोरोना को लेकर हैं और इन्हीं आशंकाओं पर विराम लगाने के लिए या फिर इन्हें रोकने के लिए रैपिड टेस्ट किट बेहद अहम थी। इसी को लेकर बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर राज्य सरकार ने कोरोना के रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। रैपिड टेस्ट से गलत नतीजों की दलील के बाद राजस्थान सरकार ने टेस्ट पर रोक लगाई है। अब तक काफी टेस्ट राज्य में किए जा चुके थे। और देखिए, जो बात नेहा यहाँ पर बता रही है, गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया है, टेस्ट रोके गए हैं, लेकिन राजस्थान ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे थे, पहले नंबर पे था। 4,500 लोगों के टेस्ट हो चुके थे, लेकिन अब आईसीएमआर ने राजस्थान को जो किट भेजे उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं राजस्थान सरकार ने। जिस रैपिड टेस्ट किट को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एंटीबॉडी टेस्ट किट वक्त और पैसा दोनों बचाएगी, अब उसी किट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के मरीजों पर रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल किया गया। 168 मरीजों का टेस्ट रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट से किया गया, जिसमें सिर्फ 5% मरीज ही पॉजिटिव आए। जो आईसीएमआर ने हमको रैपिड टेस्ट किट भेजी, उसमें से 168 रैपिड टेस्ट किट को हमने प्रयोग किया और उसके बाद हमारे जो डॉक्टर बनर्जी है मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डॉक्टर नित्या व्यास जी है जो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की हेड है, उनके सुपरविजन में इसका कोरिलेशन देखा गया। तो 90% होना चाहिए था, लेकिन ये 5.4% निकला और क्लिनिकल या प्रोसीजरल कोई कमी नहीं थी इसकी। हमने पूरी मॉनिटरिंग की है, तो हमने लिख के दिया, हमने रोक दिए ये टेस्ट। आपको बता दें कि आईसीएमआर देश भर के अलग अलग राज्यों में लाखों किट बांट चुका है। दिल्ली को 42,000 किट दिए गए हैं। राजस्थान के पास भी 10,000 किट पहुंच चुके हैं। यूपी के पास 8,500 रैपिड टेस्टिंग किट है। पंजाब और गुजरात के पास भी आईसीएमआर ने 10,100 और 24,000 किट भेजे हैं। ये जो रैपिड टेस्ट हैं, जैसा मैंने बोला, सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी एक चीज कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है। चूंकि देश में अब तक कोरोना का टेस्ट आरटी-पीसीआर से होता है और इसके नतीजे आने में
24 से 48 घंटे का वक्त लगता है। लिहाजा ये माना जा रहा था कि रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिल सकती है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या रैपिड टेस्ट किट कारगर नहीं है या फिर राजस्थान में टेस्ट करने में कोई कमी कर दी गई जिससे सही नतीजे नहीं आए, क्योंकि बाकी राज्यों में इसी किट का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसी कोई बात वहां पर सामने नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरह की बात नेहा आपने कही, देखिए रैपिड किट को लेकर सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में भी काफी हो सकते हैं कि आखिर ये क्या है। आज तक की टीम ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से इस पर बात भी की। उन्होंने बताया कि ये टेस्ट आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से हुए हैं। और श्वेता, अब देखना ये होगा कि जो ये उलझन है इसे लेकर अब आगे तस्वीर क्या रहती है। बिल्कुल, अब इस रैपिड टेस्ट किट को लेकर के उलझन बढ़ गई है। वैसे में राजस्थान सरकार जो है उसने खुद से सवाल उठा दिया है, इस किट को लेकर रोक तक लगा दी है। लेकिन यही किट, इसी किट के भरोसे बाकी जितने भी राज्य हैं वो इस वक्त फिलहाल टेस्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से पूछते हैं कि क्या परेशानी आई, कितने किट के टेस्ट हुए थे और क्या रिजल्ट आए। देखिए, आईसीएमआर ने हमको 168 किट दिए थे जिनको हमने यूज किया राजस्थान के अंदर, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी नित्य व्यास और हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी भी कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इनकी जो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है ये। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हमारी माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हमने एसएमएस की कमेटी गठित की और उनकी रिपोर्ट ये रही कि इनका कोरिलेटिव जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई है कि 5.4% कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनकी जो एक्यूरेसी है उस पर ही सवाल उठ गया। ऐसी परिस्थिति में अभी हम इंतजार कर रहे हैं आईसीएमआर इसका क्या जवाब देता है। तो मीनाक्षी और श्वेता, आप दोनों ने देखा किस तरह से इसे एक राहत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब इससे टेस्ट किट पर ही सवाल खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बदलते चाल और चरित्र ने भी अब मुश्किलें खड़ी कर दी है। कैसे, ये आपको बता देते हैं। सोचिए, जब लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोरोना के कैरियर को पहचानना और उस तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नया, और आप जिस बात का जिक्र करिए, देखिए कि ये एक नया ट्रेंड है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, और इस बात का जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ कि ये वायरस इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि 80% मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण, श्वेता, नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अब ऐसे में बड़ी मुश्किल हो गई है। जो व्यक्ति जिसके कोई भी लक्षण नहीं है वो भी संक्रमित पाया जा रहा है, और ये खास करके दिल्ली और मुंबई में देखा जा रहा है, जहां पर ये एक तरह से साइलेंट कह सकते हैं, साइलेंट होकर काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और डर का विषय भी। न बुखार, न सूखी खांसी, न कोई और लक्षण, फिर भी कोरोना पॉजिटिव। दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बना कोविड-19 का नया सच यही है। ये छुप कर वार कर रहा है, ये बिना किसी लक्षण के लोगों को शिकार बना रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के जो नए मामले आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के करीब 80% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना के या तो कोई लक्षण नहीं होते हैं या फिर बहुत कम। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के शनिवार को 186 केस सामने आए, जिसमें सारे ही पॉजिटिव केस ऐसे थे जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। मुंबई का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां 3600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 95% ऐसे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, जबकि 5% ही मरीज ऐसे हैं जिसमें कोरोना का लक्षण पाया गया है।
186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। लगता है कोरोना वायरस अपना डीएनए बदलता जा रहा है, अब वो पलटवार भी कर रहा है। जयपुर के रामगंज में लगा कि सब कुछ काबू में है। कुछ दिनों से 1-2 मामले ही मिल रहे थे, लेकिन 24 घंटे में अचानक 75 नए मामले से हड़कंप मच गया। जयपुर में कोरोना के 570 मामले हैं और रामगंज इलाके में अकेले 300 से ज्यादा मरीज। रामगंज में बिगड़े हालात के बाद सख्ती बढ़ा दी गई। तंग गलियों वाले इस इलाके में निर्भय कमांडो दस्ता 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहा है। कि हमें लोगों का सहयोग मिल रहा है काफ़ी हद तक, और जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया उसमें लोगों की जो सहयोग की भावना वो हमारे सामने हर पल रहती है। करीब 30 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में करीब 4 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। टेस्टिंग का पहला आधार ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग और या वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिना लक्षण के मरीजों का सामने आना स्वास्थ्य कर्मियों की टेंशन बढ़ा रहा है। देश में कई मौत ऐसी भी हुई है जिसमें मरने के बाद पता चला कि शख्स को कोरोना था। ऐसे में बहस इस बात पर भी छिड़ गई है कि क्या कोरोना जांच का मानक बदलना चाहिए। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब यहाँ पर ये देखिए मीनाक्षी और श्वेता की एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि 186 ऐसे लोग थे जिनमें कोई सिम्टम नहीं था, खांसी, बुखार, यहाँ तक कि बहुत ही मामूली सिम्टम्स भी उनमें नहीं पाए गए। इसके बावजूद वो लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। ऐसे लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार मुश्किलें पैदा कर रही है सरकार के लिए कि किसका रैंडम टेस्ट किया जाए और किसका नहीं। और देखिए ना, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में इस वायरस ने कैसे अपनी पहुंच वीवीआईपी जोन तक बढ़ा दी है। राष्ट्रपति भवन में वायरस के संक्रमण का केस सामने आया है। लोकसभा सचिवालय में मामला सामने आया है। मौसम विभाग के एक कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हुई है और ये खबरें अपने आप में इस वक्त बहुत चिंता पैदा करती हैं। आप ये देखिए, दिल्ली के नक्शे पर जो स्थिति है, वीआईपी जोन, पावर सेंटर्स जो दिल्ली के हैं, वहां पर भी कोरोना ने अपने कदम रख दिए हैं। लोकसभा सचिवालय में हाउसकीपिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो मौसम विभाग के एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा जो ताजा खबर आई है वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो पावर सेंटर्स और वीआईपी जोन है देश की राजधानी के, वो भी अब जद में आ गए हैं कोरोना के। तो देखिए किस तरह से कोरोना से जंग के बीच आज एक और बड़ी खबर मिली। कोरोना को हराने के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी और इस किरण का नाम था प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी, आप सोचेंगे कि इसे लेकर क्या कदम उठाया गया है। दिल्ली में इसने काफी कमाल दिखाया है। दावा ये किया जा रहा है कि जो मरीज वेंटिलेटर पे था वो इसी थेरेपी के जरिए ठीक हुआ है। और श्वेता, ये जरूर एक उम्मीद की बड़ी किरण पूरे देश के लिए है। बिल्कुल, हालांकि मीनाक्षी, देश में ये पहला मामला है जबकि प्लाज्मा थेरेपी से किसी को ठीक किया गया हो, कोई मरीज ठीक हुआ हो। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये कितना कारगर है, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी कितना कारगर है किसी को ठीक करने के लिए। क्या मिल गया कोरोना का जादू इलाज? क्या प्लाज्मा थेरेपी है कोरोना का इलाज? कोरोना से परेशान दिल्ली के लोगों को आज एक खुशखबरी मिली है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज की हालत में प्लाज्मा थेरेपी से सुधार हुआ है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 49 साल के शख्स को कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय मरीज में हल्के लक्षण थे, लेकिन अगले कुछ दिनों में मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनमें निमोनिया के लक्षण दिखने लगे। इसके बाद उन्हें 8 अप्रैल को वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना पड़ा। मरीज की स्थिति जब बिगड़ने लगी तो परिवार वालों ने अस्पताल से कहा कि उसे प्लाज्मा थेरेपी दी जाए। यहाँ तक कि डोनर का बंदोबस्त भी खुद परिवार ने किया था। डोनर वो शख्स जो कुछ दिन पहले इस बीमारी के चपेट में था लेकिन स्वस्थ होकर लौटा था। 14 अप्रैल को इस मरीज को प्लाज्मा की थेरेपी दी गई और 4 दिन बाद ही वो इतना स्वस्थ हो गया कि वो वेंटिलेटर से हटाया गया। यहाँ तक कि उसके बाद कोविड के 2 और परीक्षण किए गए जिसके नतीजे नकारात्मक रहे। कोरोना का अब तक कोई टीका या दवा सामने न आने की वजह से पिछले दिनों से प्लाज्मा थेरेपी पर लगातार चर्चा हो रही है। आइए आपको बताते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या।
दरअसल जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस आता है तो बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। ये एंटीबॉडीज वायरस को हराने के काम आती हैं। इस व्यक्ति का खून जो कि ठीक हो चुका है, उसका खून फिर ऐसे लोगों के काम आ सकता है जिनको वो वायरस हो। पिछले कई सालों में सार्स और इबोला जैसी बीमारी में इस चीज का उपयोग किया गया है। अगर कोरोना की बात करें तो चीन में भी इसी चीज का इस्तेमाल करके कई मरीजों को ठीक किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में चाइना में और बाहर अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी जो है इन पेशेंट्स के ऊपर उसको इस्तेमाल किया गया है और अबाउट 20 to 30 पेशेंट्स चाइना में ही हैं और वो ऑलमोस्ट 100% क्योर हो गए हैं। भारत में ये पहला मामला होगा जब कोरोना का कोई मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो देश के लिए बड़ी कामयाबी होगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी है मीनाक्षी और श्वेता कि सिर्फ किट थेरेपी दवाइयों से ही कोरोना की जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि आपको हम कोरोना का अपडेट इससे पहले दिखा देते हैं ताकि इसकी स्थिति को समझना यहाँ पर बेहतर हो जाए। किस तरह से लगातार मामले दिल्ली में ही अलग अलग राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की तादाद 18,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,601 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। संक्रमण का ये केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। 14,759 एक्टिव केसेस हैं, यानी जिनको अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो वहीं 590 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। हालांकि बाकी देशों से अगर तुलना की जाए तो भारत को थोड़ी बेहतर स्थिति में कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। और श्वेता, ये चुनौती देखिए इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि संक्रमण के केसेस अब एसिम्प्टोमेटिक तक हो गए हैं, जिसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, उनके बिना जीतना कितना मुश्किल है। आज इंदौर में एक कोरोना वॉरियर थाना प्रभारी की मौत हुई है। कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाके में तैनात थे और 4 अप्रैल से ये बीमार थे। श्वेता, बिल्कुल, और यही वजह है कि इन वॉरियर्स को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना को अपने काम से मात दे रहे हैं। ये मुस्कुराता चेहरा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। कोरोना से जंग लड़ते लड़ते उज्जैन में थाना प्रभारी यशवंत पाल जिंदगी की जंग हार गए। 59 साल के यशवंत पाल कोरोना के हॉटस्पॉट में ड्यूटी कर रहे थे, जहां वो कोरोना की चपेट में आ गए। 4 अप्रैल को यशवंत पाल को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज कोरोना ने उनकी सांसें छीन ली। यशवंत पाल उज्जैन के कंटेनमेंट एरिया अंबर कॉलोनी में तैनात थे। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से पत्नी और दोनों बेटियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। वो हमारे यहाँ उज्जैन से सीरियस हालत में आज से 10 दिन पहले लाए गए थे। उस समय उनको दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उनको बहुत सांस में लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% था। निरंतर इलाज के बाद भी उनमें कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत सीवियर वैरायटी का था। तो हर संभव प्रयास के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यशवंत पाल को श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर परिवार को 50 लाख की मदद और बेटी को नौकरी देने का ऐलान किया। यशवंत पाल को मरणोपरांत कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। यशवंत पाल की तरह इंदौर में थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी भी कोरोना से लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा चुके हैं। 45 साल के देवेंद्र 2 साल से जूनी इंदौर थाने में तैनात थे। अपनी जान खतरे में डालकर पुलिसकर्मी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लुधियाना में भी एसीपी अनिल कोहली ने ड्यूटी के लिए अपनी जान गंवा दी। कोरोना काल में ग्राउंड पर डटे पुलिसकर्मियों को सलाम करना चाहिए, जो खतरा उठाकर कोरोना से युद्ध में कवच बने हुए हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, इंदौर, आज तक। तो मीनाक्षी और श्वेता, जहां एक तरफ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना को हराने के लिए और साथ ही लोगों को बार बार ये समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स पर भी जो कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, उन पर हमले तक हो रहे हैं। पुलिस वाले भी इसकी चपेट में हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और इसी वजह से हम इन्हें कोरोना वॉरियर्स कहते हैं।
इतना ही नहीं नया, डॉक्टर्स को कभी जो मकान मालिक हैं वो तक परेशान कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, हमले उन पर हो रहे हैं। चेन्नई में तो कोरोना पीड़ित डॉक्टर के शव को दफनाने का विरोध तक हुआ, एम्बुलेंस पर लोगों ने पत्थर बरसाए हैं। और देखिए यही वजह है कि इस पर श्वेता आईएमए ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। कुछ देर पहले मैंने अपने बुलेटिन के दौरान जो आईएमए के चीफ हैं डॉक्टर राजन, उनसे भी बात की थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। श्वेता, बिल्कुल मीनाक्षी, आप सही कह रही है। एक रिपोर्ट मैं भी पढ़ रही थी, हमारे चैनल में भी दिखाया गया होगा कि एक नर्स हैं, जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहां पर उनके हस्बैंड को कहा गया कि आप अपनी पत्नी को प्लीज इस सोसाइटी में ना रखें, उनको बोलिए अगर उनको रहना है तो या तो अस्पताल में रहें या तो कहीं और जाकर रहें, लेकिन इस सोसाइटी में ना रहे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जब इस वक्त फ्रंट फुट पे अगर कोई लड़ रहा है, सीधे तौर पर कोरोना से जंग कर रहा है, तो वो ये वॉरियर्स हैं हमारे। और इसी को लेकर आईएमए ने अब एक फैसला भी लिया है श्वेता, क्योंकि रात 9 बजे कैंडल जलाई जाएगी जो हमले डॉक्टर्स पे हुए हैं उनके विरोध में। जनता का काम, जनता की जान बचाने का काम किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, परंतु सब्र का इम्तिहान कुछ ज्यादा हो गया। 22 अप्रैल को हम एक व्हाइट अलर्ट, जिसको श्वेत अलर्ट के नाम से जानेंगे, मोमबत्ती जलाकर सरकार को डॉक्टरों के पद साथ हो रहे हिंसा के प्रति आगाह करने और लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि केंद्रीय कानून और ऑर्डिनेंस तुरंत लाने की कोशिश की जा सके। तो मीनाक्षी और श्वेता, जिस सम्मान की हम बात कर रहे थे वो सम्मान दरअसल अब कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा है। जो लोग इस संक्रमण को हराने की फ्रंट एंड पे जुटे हुए थे, कोशिश लगातार कर रहे थे, उनके लिए उड़ीसा सरकार का बड़ा ऐलान आया है। इन कोरोना वॉरियर्स को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और राज्य इनका सम्मान करेगा। और ये अपने आप में इस समय में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो लोग इस वक्त सबसे बड़ी ड्यूटी निभा रहे हैं, संक्रमण के मुंह में खड़े होकर जो इलाज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर राज्य सरकारें इस तरह की व्यवस्था कर रही हैं तो ये एक मोटिवेशन तो है ही, लेकिन समाज में जो उन पर हमले की खबरें आ रही हैं, ये उनके मद्देनजर भी एक बड़ा कदम है। 3 एंकर्स के साथ इस खास शो में ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया टेस्ट किट, प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना की बदलती चाल के बारे में। अब बात करेंगे कोरोना योद्धा की, जो अफसरशाही का शिकार हो रहे हैं। इस जवान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। लॉकडाउन में होमगार्ड के जवान ने जब अफसर की गाड़ी रोकी तो जनाब तमतमा गए, गाड़ी से उतरे और होमगार्ड को ही सजा दे दी। शर्मनाक ये है कि पुलिसकर्मी भी ऑफिसर की इस करतूत में भागी बन गए। हालांकि सरकार अब कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन कृषि अधिकारी और जो सिपाही हैं, यानी जो पुलिस वाले थे, उन पर कृपा अभी भी बरकरार है। पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, एक बार तो इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर ये क्या है? वर्दी वाला क्यों उठक बैठक लगा रहा है? उसे क्यों डांट पड़ रही है? उसे क्यों फटकारा जा रहा है? पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, तो जान लीजिए, ये वायरल वीडियो बिहार के अररिया का है। उठक बैठक लगाने वाले ये जवान होमगार्ड के हैं और उन्हें फटकारने वाला कृषि अधिकारी मनोज कुमार। सजा भुगतने वाले इस जवान की गलती सिर्फ इतनी भर है कि लॉकडाउन में कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोक दी। फिर क्या, सफेद कमीज पहने इस अधिकारी की अफसरी सिर पर सवार हो गई। वो अपना पावर बताने लगे और होमगार्ड के जवान को उसकी औकात। हैरानी तो यह है कि पुलिस के आला अधिकारी भी ड्यूटी निभाने वाले जवान पर बरस पड़े और उसे उठक बैठक लगाने का फरमान सुना दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर बाबू ने हड़काते हुए ये भी एहसान जता दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जल्दी है, वरना जेल भिजवा देते। जिस तरह से जिला कृषि पदाधिकारी ने सरेआम ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही के साथ बदतमीजी की और मात्र इतनी सी बात के लिए कि वो सिपाही गाड़ी का जांच कर रहा था, उनको सरेआम उठा बैठक कान पकड़ करके करवाया, ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे पदाधिकारी
जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारों में है, इसी का रुतबा दिखा करके इन्होंने पुलिस वाले के मनोबल को तोड़ने का काम किया। मामला गरमाए तो एसपी ने जांच का आदेश दे दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि ड्यूटी निभाने पर होमगार्ड को सजा क्यों? कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोकना गुनाह कैसे? होमगार्ड से उठक बैठक लगाने पर कार्रवाई कब? कोरोना योद्धा से बदसलूकी पर जागेगी बिहार सरकार? मौजूदा संक्रमण काल में जब लोग घर पर हैं, तब ये योद्धा जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें फर्ज निभाने की सजा मिलेगी तो कैसे चलेगा? पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अगली बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है, जहां बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में आग लग गई है। ये आग पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में लगी है, जो खबर इस वक्त हमें मिल रही है। लेकिन आग ज्यादा फैलती इससे पहले ही राहत की बात यह है कि उस पर काबू पा लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएमसीएच की, पटना मेडिकल कॉलेज की, जहां पर आप देख रहे हैं पटना में। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा वहां का अस्पताल है और ज्यादातर इस वक्त वहां पर मरीज कोरोना के भी यहां पर पेशेंट्स हैं। स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं। ऐसे में यहां पर आग की खबर अपने आप में काफी खौफनाक है, लेकिन यहां पर कोशिश की जा रही है तमाम की आग को किस तरह से बुझा दिया जाए। और बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको हम बता रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आज आग लगी है। फिलहाल इस बात की अभी जानकारी मिल रही है। लेकिन दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद से आपको हम खबर बताते हैं। ये दरअसल बॉर्डर का इलाका और सख्ती यहां पर दिखाई दे रही है। चिंता भी है, तकलीफ भी लोगों के अंदर है, क्योंकि पूरा इलाका सुबह से भयंकर जाम से जूझ रहा है। दरअसल तकलीफ मीनाक्षी इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के पास पासेस हैं या फिर जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस बॉर्डर एरिया के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। वो बार बार गुहार कर रहे हैं कि उन्हें दफ्तर तक या फिर जहां पर भी वो पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द पहुंचने दिया जाए, श्वेता। और यही वजह है कि वहां पर सुबह से ही किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। और ऐसे में लोगों का हाल वहां पर बेहाल हो रहा था। वो परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें जल्दी पहुंचना था अपने गंतव्य स्थल पर, लेकिन उसके बावजूद सख्ती इतनी ज्यादा थी कि उन्हें जाने नहीं दिया गया। देखिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स की ये रिपोर्ट। इस तस्वीर को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कोई पुराना वीडियो चल गया है। ये आज यानी मंगलवार सुबह की ही तस्वीर है। ये दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली सड़क है और हाल देखिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। लॉकडाउन में फर्राटा भरती गाड़ियां यहां रेंग रही हैं। ये सब हुआ है गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे के फरमान से। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे आदेश दिए गए थे डीएम की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाएगा। उस आदेश में ये था कि जिन लोगों के पास मौजूद है उनको आने जाने दिया जाएगा। साथ ही वैसे लोग आ सकते हैं जो आवश्यक सामग्री एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके को सील किया गया है। इनमें कोई बैंक का कर्मचारी है, कोई शहरी विकास मंत्रालय का स्टाफ, कोई डॉक्टर है तो कोई आवश्यक सेवा से जुड़ा कर्मचारी। सबके पास आई कार्ड हैं, जिसे मौजूदा नियम के तहत कर्फ्यू पास का दर्जा है। फिर भी ये लोग रास्ते में अटके हुए हैं। एसेंशियल सर्विसेज में माना गया था, इसीलिए हम लोग रोज बैंक जाते हैं, बैंक हमारे खुलते हैं। लेकिन सर आज यहाँ उन्होंने कह रहे हैं कि पूरी तरह से आज ये ब्लॉक रहेगा, पूरी तरह से कोई भी बॉर्डर को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और हमने कहा कि अगर किसी तरह से, तो कह रहे अगर आप किसी तरह से चले भी जाते हैं तो उधर से फिर दिल्ली से इधर वापस नहीं आपको आने दिया जाएगा और फिर आपसे ये अलग पूछा जाएगा कि आप कैसे इधर क्रॉस कर गए। पास के साथ ये ऑर्डर है कि शहरी विकास मंत्रालय से हम लोग जनता की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको रिलीज करने के लिए हमारा काम है, तो हमें ऑफिस जाने के लिए मना करें। किसी भी वजह से दिल्ली से आएंगे। हालत ये है कि जो लोग कोरोना योद्धा बने हुए हैं, जिन पर कोरोना पीड़ित मरीजों को संभालने का जिम्मा है, यानी डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी, वो अपने अस्पतालों तक पहुंचने के लिए जाम खुलने का इंतजार करते नजर आए। लाल बहादुर शास्त्री का हॉस्पिटल है। हम लोग हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, सबको उसमें साफ साफ कहा है कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास आई कार्ड है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपना आई कार्ड दिखाइए। यहाँ तक कि अपनी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कोई भी किसी से बात नहीं करना चाहते। वो ये साफ साफ कह रहे हैं डीएम के ऑर्डर लेके आओ, प्रॉपर रिटर्न लेटर होना चाहिए, तभी आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं। लोकनायक हॉस्पिटल। अच्छा। तो क्या आपको क्या कहा गया है? हमें तो जाना है, ड्यूटी है हमारी। लेकिन अभी किसी को जाने नहीं दे रहा प्रशासन। हम तो जा रहे हैं भैया, रोज जा रहे हैं। अच्छा। डेली जा रहे हैं।
आज का पता नहीं, लेकिन अब तो जा ही रहे थे हम लोग डेली। सुबह 10 बजे पुलिस की सख्ती से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल कल गाजियाबाद के डीएम ने आदेश दिया था कि दिल्ली से आने वाले किसी भी व्यक्ति को गाजियाबाद के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव आए 6 लोगों के दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से ये फैसला लिया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जरूरी है कि लोगों की बेरोक-टोक आवाजाही बंद हो, लेकिन ऐसे आदेश को लागू करने में इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि जरूरी सेवा में लगे लोगों को परेशानी न हो। कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर, दिल्ली, आज तक। तबलीगी जमात श्वेता और मीनाक्षी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और अब एक और खबर इनसे जुड़ी हुई आ गई है। हैरानी की बात यह है कि अलग अलग शहरों में पुलिस अब भी तबलीगी जमातियों की खाक छान रही है और ये मिल नहीं रहे हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां पर 16 विदेशी जमातियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये अलग अलग जगह पर शरण लिए हुए थे। पुलिस ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 30 लोग गिरफ्तार हुए। और देखिए, अब सवाल यहाँ पर जो बड़े उठ रहे हैं, जमात वाले आखिर सरकार की अपील क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि सरकार ने बार बार कहा था कि जहां तक भी लोग अभी तक पहुंचे हैं वो रिपोर्ट करें, उनकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक भी लोग छिप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को क्या अपने देश की फिक्र नहीं है? क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन वायरस का रोकना इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस तरह से लोग छिपेंगे, भागेंगे, तो फिर प्रशासन के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है। आखिर पूरे देश के प्रति जिम्मेदारी को समझने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं जमाती? और आपको बता दें कि कल ही पुलिस ने विदेशी जमातियों सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हैं। शाहिद को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहिद पर तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से लौटे विदेशी नागरिकों और कई लोगों को पनाह देने का आरोप है। पुलिस प्रोफेसर शाहिद के साथ 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। विदेशी नागरिकों और उनके शरणदाताओं के खिलाफ करैली, शिवकुटी और शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज था। प्रोफेसर शाहिद भी निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। राहत की बात यह है कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि प्रयागराज में तबलीगी जमात से लौटे इंडोनेशिया के 7 जमातियों में एक जमाती कोरोना पॉजिटिव निकला था। ये लोग शाहगंज के अब्दुल्ला मस्जिद में मुसाफिर खाने में बिना जानकारी के रह रहे थे। इनकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने 37 लोगों को क्वारंटीन किया था। वहीं करैली में भी 9 थाईलैंड के जमाती थे और बिना जानकारी के छुपे थे। इस मामले में भी 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। कोई बात। और आपको बता दें कि आज कोरोना के खिलाफ बिना मंत्रियों के सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान को अब अपनी कैबिनेट टीम मिल गई है। भोपाल में आज शपथ ग्रहण हुआ। 5 मंत्रियों ने शपथ ली। राजभवन में 13 मिनट तक ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसकी तस्वीरें भी श्वेता हम दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के समय में हुआ ये शपथ ग्रहण, जहां लोग दूरी बनाकर बैठे हैं। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत समेत नरोत्तम मिश्रा ने आज शपथ ली। ये 5 मंत्री आज कैबिनेट में जुड़ गए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।